हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो साथियों, थंबनेल देखकर आप लोग पहचान गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो पे मुझे बहुत कम व्यू मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कल ही इस पर वीडियो बना दिया है और आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा अब तक। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह था कि अगर ये ऑफिशियल साइट में आता, eduportal.cg.in ऐसी कि ऑफिशियल साइट में आता, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि दोस्तों, ये सब एक प्रपत्र होता है जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज होते रहता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब ये ऑफिशियल साइट पे आएगा उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कल ही इस पर वीडियो बना दिया और फिर कमेंट में भी कुछ लोगों ने लिखने लग गए कि सर आप भी जल्दी से पर वीडियो बना दीजिए और इसका PDF वगैरह अवेलेबल करा दीजिए करके। तो दोस्तों, इसलिए मुझे आज बनाना पड़ा। और साथ में अगर आप लोग को लगता होगा कि मैं बाकी लोग से ज़्यादा अच्छा समझाता हूँ आप लोग को, या आप लोग को मेरा समझाना ज़्यादा अच्छा पसंद आता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र। तो दोस्तों, ये अभिलेख सत्यापन प्रपत्र होता क्या है? तो यहाँ पे जब आप लोग DV वेरीफाई कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपको इस टाइप का प्रपत्र दिया जाएगा। मतलब कि इसको प्रपत्र दिया जाएगा, मतलब इसको आप लोग को डाउनलोड करके ले जाना है और वहीं पे इसको क्या करना है, आपको भरना रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सत्यापन तिथि लिखा हुआ है, तो ये सत्यापन तिथि आप जिस दिन सत्यापन के लिए जाएंगे उसी दिन का यहाँ पे डेट आएगा। तो मतलब इसको उसी दिन भरना रहता है, या फिर आप लोग उसको एक दिन पहले घर में भर के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रैंक रहेगा, फिर आप यहाँ पे टेबल नंबर, जो आपको टेबल नंबर दिया जाएगा, मतलब कि जो DV होता है वहाँ पे सबको एक तो टेबल नंबर मिलता है, उस आपको अपने उसी टेबल नंबर पे जाना रहता है और वहाँ पे अपना DV कराना पड़ता है। उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद तुरंत वो यहाँ पे क्या लिखता है, पात्र पात्र लिख देता है। मतलब आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि आप लोग पात्र है क्या पात्र है, आपको तुरंत इंस्टेंट में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा जिसका आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र। देखिए, जो मैं बोल रहा था ना एडमिट कार्ड लगेगा, तो यहाँ पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग के पास समस्या यह है कि उन लोग बोल रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया, एडमिट कार्ड गुम गया। तो मैंने कई बार कमेंट बॉक्स में बता भी दिया है, बहुत सारे लोग को बता दिया है कि आप लोग एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको व्यापम के ऑफिस में जाना पड़ेगा और व्यापम ऑफिस में जाके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बताना है और अपना रोल नंबर बताना है। तो फिर व्यापम वाले लोग आपको नया एडमिट कार्ड निकाल के दे देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ये काम अभी तक नहीं किए हैं तो तुरंत जाइए और अपना नया एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल व्यापम मेरिट रैंकिंग। तो यहाँ पे आपका मेरिट रैंकिंग रहेगा, फिर आपका नाम है यहाँ पे हिंदी में, फिर अंग्रेजी में लिखना है कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, फिर यहाँ पे जेंडर है, फिर जाति है। तो ये साधारण सी आपको जानकारी भरनी है अपने बारे में, और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, टेंशन मत लेना इसके लिए। और यहाँ पे आपका स्थायी पता हो गया निवास प्रमाण पत्र के अनुसार, है ना। तो निवास प्रमाण पत्र में आप जो दर्शाए हो वैसे ही डालना। अब यहाँ पे जन्म तिथि क्या बोल रहा है, प्रमाण पत्र के अनुसार। तो जन्म तिथि भी आपका जो 10वीं में जो आपका एंट्री होगा वैसे ही आपको डालना है। और फिर आयु आपका कैसा है, तो 1 जनवरी 2023। मैं आपको पिछले वीडियो में बता दी हूँ कि 1 जनवरी से ही काउंट होगा करके। तो 1 जनवरी तक आपकी आयु जो भी रही होगी उसका वर्ष माह दिन यहाँ पर डालना है। और यहाँ पे ये आ गया आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, जिसको बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट में। तो मैं कमेंट देखते रहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, तो इसमें आपको क्या करना है, तो चॉइस सेंटर में, जैसे अभी आप लोग का चॉइस सेंटर से बन के आता है, तो उसमें आपका लेफ्ट साइड लिखा रहता है संदर्भ क्रमांक, रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। और यहाँ पे राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में आपका रहेगा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक। तो आपको रजिस्ट्रीकरण क्रमांक डालना है दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रीकरण क्रमांक डालना है। क्योंकि रजिस्ट्रीकरण मतलब कि जिस दिन आपने रजिस्टर्ड किया है कि हमको निवास प्रमाण पत्र चाहिए या हमको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ऐसा करके जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस दिन का उस नंबर को आपको डालना रहता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही आएगा आपका, और उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको किस दिन जारी हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना, तो जिस दिन जारी हुआ होगा उस दिन का डेट डाल देना यहाँ पे। वैसे ही सेम जाति में भी करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट डालना है। विशेष पिछड़ी जनजाति, तो अगर विशेष पिछड़ी जनजाति आपका होगा तो वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अब यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी बता देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, आय प्रमाण पत्र केवल OBC वाले लोग को ही लगता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो
कई लोग को ये समझ नहीं आता कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या है। तो दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आप गैर संपन्न है, मतलब कि अभी आप उतने ज़्यादा संपन्न नहीं हुए हैं। और क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है CL। तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आप एकदम संपन्न हो चुके हैं। आज के टाइम में क्या करते हैं, जो DV चेक करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए उसको, कानून के ज्ञाता तो होते नहीं है। तो वो केवल एक ही चीज़ देता है कि आपका आय कितना है, उसी से डिसाइड कर देते हैं कि आप क्रीमी लेयर में आओगे कि नॉन क्रीमी लेयर में। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्रीमी लेयर के अलावा मतलब कि आय के अलावा भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये डिसाइड करती है कि आप क्रीमी लेयर में आओगे कि नॉन क्रीमी लेयर में, और उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारे नियम कानून बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको बताने जाऊँगा तो अभी 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं। और तो अगर आपको उसको डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग अलग से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे कभी। तो अभी आपको बस करना यह है कि आपको आय प्रमाण पत्र ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र से ही वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्रीमी लेयर मानेगा कि नहीं। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग पटवारी पर जाएंगे तो पटवारी आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देगा, पूछेगा कि आपको क्या किस लिए चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं कि जॉब लगने वाला है, या फिर ये भी बता सकते हो कि आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए भी हम लोग बनवा रहे हैं। ऐसा करके कुछ भी बता सकते हैं, रीज़न जो भी हो। और यहाँ पे फिर इस पत्र को भर के आपको पटवारी को देना है, वो आपको सील साइन करके दे देगा। उसके बाद उसको तुरंत नोटरी के पास ले जाना, फिर नोटरी भी उसमें टिकट विकट लगा के सील साइन करके एक एफिडेविट बना देगा कि हाँ आप लोग इसी क्रीमी लेयर में नॉन क्रीमी लेयर में ही आता है करके। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो पटवारी से आपको मिला है और जो आपने नोटरी से बनवाया है एफिडेविट, उसको लेके आपको जाना है चॉइस सेंटर में। आप लोग चॉइस सेंटर में जाएंगे तो चॉइस सेंटर वाला ये दोनों डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच के वो क्या करेगा, अपने साइट में अपलोड कर देगा, और आपको बोलेगा कि अब आप लोग 8-10 दिन में आना करके, मतलब कि इस प्रोसेस को 8 से 10 दिन लगता है। तो दोस्तों इस बीच में अब एक चीज़ आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी तो DV के लिए तुरंत बुला लिया जाएगा 19 तारीख से 19 से 26 तक। तो अगर इस बीच आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आय प्रमाण पत्र को लेके किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया है, मतलब कि किसी को नौकरी ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवा लेना कि अभी हमने प्रोसेस चालू कर दिया है और अभी तक बन के नहीं आया है। इस टाइप का आप लोग एक एफिडेविट बना देना और उसको ले जा लेना, और वहाँ पे बता देना कि अभी हमने अप्लाई किया है लेकिन अभी बन के नहीं आया है। तो फिर वो आपको थोड़ा सा और टाइम दे देगा, लगभग 15 दिन का टाइम और दे देगा, या महीने भर का भी टाइम दे सकते हैं, उनके ऊपर है। तो वो और टाइम दे देगा। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तुरंत जाइए और चॉइस सेंटर वाला कम से कम काम कर लीजिए, और फिर वहाँ पे एक एफिडेविट बना लेना कि अभी चॉइस सेंटर में प्रोसेस है, 8 से 10 दिन लगेगा बोले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यह है दोस्तों। अब दूसरा यह है कि जो शादीशुदा हो चुके हैं वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो शादीशुदा हो चुके हैं महिला, तो शादीशुदा महिला लोगों का क्या होगा, उनका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके पति के नाम से बनेगा, उनके पिता के नाम से नहीं बनेगा। अगर शादी हो गया है किसी महिला का, तो किसी महिला का शादी हो गया तो उनका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो पति के नाम से बनेगा। ठीक। अब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में है दोस्तों, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों के लिए ये फॉर्म लगता है, आपको ध्यान से देख लीजिए, फॉर्म नंबर 16। ठीक है, ये फॉर्म नंबर 16 लगता है। ये आपके जो घर में जो भी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, आपके मम्मी या पापा जो भी है, तो वो ये फॉर्म नंबर 16 उन लोग भरते रहते हैं हर बार इनकम टैक्स पटाने के लिए। तो ये उनके पास रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्म नंबर 16 आपको दिखाना पड़ेगा, और इसमें वो पूरा इनकम का ब्यौरा रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी कितना बनता है, फिर उसमें क्या क्या डिडक्शन हो रहा है, ये पूरा यहाँ पे धीरे धीरे करके मेंशन करना पड़ता है। तो ऐसा करके इसमें आपको पूरे जानकारी रहता है। फिर आप जैसे LIC वगैरह पटा रहे हैं तो उसमें कितना कटता है, उसमें कितना छूट है, ऐसा करके पूरा जानकारी भरेंगे। तो फिर इसमें जो फाइनल इनकम कितना आता है वही देखा जाता है, बस फाइनल इनकम कितना आ रहा है। जैसे एक दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल टैक्सेबल इनकम
तो यहाँ पे 2,40,000 रुपये ही टैक्स लगेगा। ठीक है, आपका इनकम लास्ट कितना बन रहा है वो देखा जाएगा आपको, और वो 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से कम रहेगा तो ही आपका क्या बनेगा, आय प्रमाण पत्र बनेगा। 8 लाख से ज़्यादा कभी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अब वो जो डीबी चेक करने वाले हैं वो क्या करेंगे, उनके विवेक पे निर्भर करता है। कई बार उन लोग इसी नाम से किसी को अटका भी देते हैं कि आप लोग क्रिमिनल में आ रहे हो, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे नियम रहते हैं। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र ये शासकीय सेवक के लिए है ये। अब यहाँ पे देखते हैं दिव्यांगता अगर कोई है तो प्रकार लिखना है, प्रतिशत लिखना है, भूतपूर्व सैनिक है। फिर यहाँ पे अपना स्कूल शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता, तो यहाँ पे बस अपना स्कूल का डालना है आपको 12वीं का। उसके बाद यहाँ पे देखिए डीएड डीएलएड इसका उत्तीर्ण वर्ष आपको डालना है, उत्तीर्ण वर्ष, और आपको प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था। तो ये सब प्रमाण पत्र भी मैं आपको बता दिया हूँ कि 2 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी हुआ है व्यापम का, तो 2 जुलाई के पहले तक का ही वैलिड होगा, है ना। उसके बाद वाले लोग क्या है, इनवैलिड हो जाएंगे, अपात्र होने वाले हैं। ठीक, अगर उसके बाद होगा तो टीटी का भी मैं बता दिया हूँ पिछले वीडियो में कि टीटी भी क्या होना चाहिए आपका, जब आपने डीएड में एडमिशन लिया होगा जिस समय भी, जैसे आपने 2011 में एडमिशन लिया है तो जो आपका टीटी होना चाहिए वो 2011 के बाद होना चाहिए। 2011 के पहले अगर 2010 में आपने टीटी कर लिया तो फिर आप अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। फिर सीटेट भी दिखा सकते हैं, और अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे फिर हस्ताक्षर करना है। फिर यहाँ पे जो सत्यापन करता है उन लोग अपना ये उन लोग भरेंगे, आप लोग को भरना नहीं पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद दोस्तों इसका एक सेट उन लोग रखते हैं। तो बस इतना ही रहता है इसमें। और चलिए इसके साथ मैं दिखा देता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, इसके बारे में भी कल बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये। तो दोस्तों इसको बहुत सावधानी से आप लोग को भरना है। तो यहाँ पे भी आप लोग एक फ़ोटो लगाएंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, और इसमें चेतावनी लिखा हुआ है। तो चेतावनी को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चेतावनी को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें पहला लिखा है कि असत्य जानकारी आपको देना ही नहीं है। तो अगर किसी भी टाइप का असत्य जानकारी देंगे या फिर किसी भी टाइप के तथ्य को छुपाएंगे, फैक्ट को, तो आपको फिर आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसके लिए क्या होगा, अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। ठीक है, और अगर इसमें एक चीज़ है, सेकंड पॉइंट को भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो सेकंड पॉइंट में भी यही लिखा है कि अगर आपको कभी नज़रबंद कर दिया है, गिरफ्तार कभी किया गया होगा, या कभी आप पे जुर्माना लगाया होगा, या कभी आपको जमानत पे कभी छूटे हो गए, तो ऐसा अगर कुछ हुआ होगा तो उसका भी जानकारी आपको दे देना है, उसको छुपाना नहीं है। ठीक है, या अगर आपके साथ कोई अभी केस चल रहा होगा या वो केस ख़त्म हो गया होगा तो भी उसका जानकारी देना है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया तो उसको जानकारी नहीं देंगे, ऐसा नहीं। तो केस चल रहा है, वापस ले लिया है, समझौता हुआ है, हर एक चीज़ का जानकारी देना है अगर ऐसा हुआ होगा तो। अगर आप लोग कुछ भी चीज़ छुपाने की कोशिश करेंगे और कल के दिन वो किसी की नज़र में आ गया तो फिर आगे आप ज़िंदगी भर के लिए क्या है, कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर किसी भी टाइप का आप लोग गलत जानकारी देंगे या छुपाएंगे तो आपकी सेवा भी कभी भी समाप्त कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो इस टाइप की गलती आप लोग कभी मत करना, एकदम इसको ध्यान से भरिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना नाम लिखना है, और सरनेम में भी बोल रहा है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि कभी सरनेम हटा देते हैं फिर कभी जोड़ देते हैं। तो ऐसा अगर आप लोगों ने कभी किया होगा तो उसका भी उल्लेख यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कभी कुमार लगा दिए फिर कभी कुमार हटा दिए, या कभी सरनेम हटा दिए लगा दिए, ऐसा नहीं। जैसा आप किए हैं, अगर अभी जैसा भी आप लिखते होंगे वैसे लिखना है। और अगर कभी हटाया हो या कुछ जोड़ा हो तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने इस समय हटाया था या इस समय उसको जोड़ा था। अपना पूरा पता लिखना है वर्तमान वाला। उसके बाद फिर घर का पता लिखना है, अगर घर का पता भी आपका वर्तमान पता है तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निवास। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आप 21 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, ठीक, तो उसके बाद पिछले 5 वर्ष में आप लोग कहाँ कहाँ रहे हैं उसके बारे में बताना है आपको। अगर आप लोग 21 वर्ष से अधिक के आयु के हैं और पिछले 5 वर्षों में आपने बार बार जगह चेंज किया होगा और वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा अगर रुके हुए किसी भी जगह में, तो उस जगह के बारे में अभी आपको बताना है कि आप लोग यहाँ पे आप लोग रुके थे। तो वहाँ पे आपको निवास का पूरा पता लिखना है, कब से कब तक थे उसको भी लिखना है, और उसका जिला कौन से जिले में आता है और कौन से राज्य में आता है वो सब आपको मेंशन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ इसको भरना है। पिता का नाम है पूरा लिखना है आपको, जैसे पिता का नाम आपका रिजल्ट में लिखा रहेगा वैसे लिखना है।
फिर यहाँ पे आपका डाक का पता, स्थायी पता, व्यवसाय, व्यवसाय मतलब कि यहाँ पे आपका व्यवसाय नहीं आएगा, आपका व्यवसाय तो अब हो गया, पिता का व्यवसाय ही आएगा। ठीक, तो पिता का व्यवसाय यहाँ पे भरेंगे। अगर आपके पिता कोई सेवा में होंगे तो उसका नाम, पद नाम लिखना है यहाँ पे, कार्यालय का पता देना है, ये सब आप लोग को करना है। फिर आप लोग का राष्ट्रीयता क्या है, सबका राष्ट्रीयता लिखना है यहाँ पे, पिता माता, अगर आपकी पत्नी होगी तो उसका, ठीक है, और अगर कोई भी और कोई सदस्य होगा तो सबके यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखना है। फिर यहाँ पे आपका जन्म तारीख है, ये सब तो आप लोग भर लेंगे। फिर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आप लोग का आयु क्या था उसको देख लेना, रिजल्ट आपका मैट्रिक परीक्षा आप लोग कब उत्तीर्ण किए हैं उसके हिसाब से आप लोग इस यहाँ पे अपना उम्र उस समय का कैलकुलेट करके लिख लेना। फिर यहाँ पे आप लोग का दिया है जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वो स्थित हो। तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जगह को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे कई लोग का रहता है ना, कई लोग का जन्म कहीं और हुआ रहता है और रहते कहीं और है, तो जन्म स्थान यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आप निवासी हो उसको लिखना है आपको। आपका धर्म, ST SC में आते हैं तो उसको बताना है आपको, विशेष जनजाति में आते हैं तो उसको भी बताना है। और यहाँ पे आपका पूरा शैक्षणिक अर्हता आ जाएगा। शैक्षणिक अर्हता मतलब कि आपका स्कूल का भी डालना है और यहाँ पे क्या है, कॉलेज का भी डालना है। तो आप लोग जो जो किए होंगे सब चीज़ यहाँ पे डाल देना, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप किए होंगे, BEd DEd सभी चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग कभी कोई जॉब किया होगा पहले, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके बारे में भी बताना है कि पिछली सेवा छोड़ने का कारण क्या था, ठीक है। ये सब आपको पूरा, और यहाँ पे उसका पता वगैरह बताना है आपको। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सब जानकारी भी पूछ रहा है कि कभी गिरफ्तार किए गए हैं, कभी अब आपके ऊपर मुकदमा चला है, कभी आपको आप जमानत लिया गया है या फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप लोग उसके बारे में बताइए बिल्कुल। उसको छुपाने की कोशिश मत करना दोस्तों, अगर छुपाएंगे तो कल के दिन में फिर हो सकता है किसी की नज़र में आ गए तो फिर और आपको लेने का देना पड़ जाएगा। और अगर कोई ऐसा संगठन, देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसा संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है अथवा उसके सदस्य रहे हैं, उसके सहयोगी रहे हैं, तो पूर्ण विशिष्टता दे। कोई ऐसा संगठन, जैसे मान लो कोई संगठन होगा जिसको सरकार ने बैन कर दिया है या फिर वो नियम के विरुद्ध रहा होगा, अगर ऐसे कभी सदस्य रहे होंगे तो उसके बारे में भी आप लोग को बता देना है, ठीक है, कि हाँ उस समय ऐसे रहे थे, हमको पता नहीं था, जानकारी नहीं था, जो भी आप लोग ऐसा कारण देना चाहेंगे वो सब उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना कि उसका उस संगठन का नाम क्या था, सदस्यता आपने कब ली थी और कितने समय तक आप उसके सदस्य थे, कालावधि, है ना, ये सब आप लोग बता देना यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं, इसलिए ये एक चीज़ मायने रखता है, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी आपको कोई ऐसा, आप सेवा में आओगे तो आपको ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि आप पे हमेशा नज़र रहेगी किसी न किसी की। और अगर कुछ भी किसी के भी नज़र में अगर आप आ गए गलत करते हुए तो फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए सावधानी से रहना पड़ता है। यहाँ आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों रेफरियों के नाम जो आपको जानते हैं, तो आपके मोहल्ले में आपको जो पहचानते होंगे ऐसे 2 लोगों का नाम यहाँ पे बता देना है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपके मोहल्ले में आपको कोई ना कोई तो जानते ही होगा, तो उन लोग का वो कर देना। तो यहाँ पे फिर से साइन कर लेना, तारीख कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है आपका पहचान प्रमाण पत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको किसी राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर कराना है, तो आप किससे किससे करा सकते हैं उसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला है आप लोग कोई भी केंद्र या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, अगर ऐसे किसी अधिकारी को जानते हैं तो आप लोग उसके पास जाइए और फिर साइन करा सकते हैं। या फिर संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, कि कोई विधायक होगा या कोई सांसद होगा, उससे भी करवा सकते हैं। SDM के पास जाकर भी करवा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार और मजिस्ट्रेट, क्योंकि इन लोग के पास क्या है, वो अथॉरिटी रहता है सिग्नेचर करने का, साइन करने का। और ये आपको सबसे ईजी पड़ेगा, शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल रहेंगे उनसे भी करा सकते हैं। ये आपको सबसे ईजी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल होगा तो वहाँ के प्रिंसिपल को तो हो सकता है आप लोग जानते ही होंगे,
तो उनसे साइन कराना ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर इनमें से भी आप अगर किसी को जानते होंगे तो बिल्कुल इनसे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे छठवा है विकासखंड अधिकारी, पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक। तो पोस्ट मास्टर से भी करवा सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर पोस्ट मास्टर को भी जानते हो तो उससे भी करवा सकते हैं, या पंचायत के कोई निरीक्षक से। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि मैं करके यहाँ पे आपका नाम आएगा, पिता का नाम को पिछले इतने वर्ष इतने माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा किए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा विश्वास है सही है। तो वो प्रमाणित करेंगे कि मैं इनको जानता हूँ करके, मैं इनको जिनके पिता का नाम ये है और जिनकी उम्र इतना है, उम्र नहीं मतलब इनको मतलब मैं पिछले 5 साल से जान रहा हूँ या 10 साल से जान रहा हूँ, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे कि मैं पिछले 5 साल से जान रहा हूँ या 8 साल से जान रहा हूँ या 10 साल से जान रहा हूँ, और उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो एकदम सही है, ऐसा करके वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। और वो अपना पद नाम यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो भी पद होगा, और वहाँ पे सील लगाएंगे, साइन कर देंगे। और यहाँ पे उसका जिस दिन आप लोग करवाएंगे उसका तारीख डालना पड़ेगा, ठीक है, उसी दिन का तारीख डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सब होने के बाद क्या है, इसको आप जमा करेंगे डीवी के टाइम में। तो फिर ये नीचे वाला जो है इसको फिर क्या है, कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, मतलब इसको आपको नहीं भरना है, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। और यहाँ पे नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पद नाम, पूरा पत्र रहेगा, ठीक है। तो वो उनका काम है वो सब भरना। तो दोस्तों इसको भरने का मतलब ये है कि अगर कल के दिन में कुछ होता है तो वो लोग क्या करेंगे, कि कल के दिन में कुछ होता नहीं भी है तो भी क्या है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके बारे में कभी भी रिकॉर्ड चेक करवा सकती है। वो क्या करेगी, जो आप जो पता दिए हो, जो एड्रेस दिए हो इसमें, उसके नज़दीकी जो थाना है वहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थाना करके। तो जो भी आप पता दिए हैं उसके जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे उन लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और पूछेंगे कि क्या इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो फिर वो आजकल क्या है, पुलिस वाले के पास क्या है, उनके पास भी आपका डिजिटल डेटा हो गया है, तो अपने डिजिटल डेटा में पूरा चेक कर देंगे कि आपका नाम कहीं हिस्ट्री सीटर वगैरह में तो नहीं है, या कहीं FIR वगैरह तो नहीं हुआ है आपके लिए। तो पूरा चेक करेंगे और फिर वो जानकारी दे देते हैं कि नहीं, इनका रिकॉर्ड एकदम ठीक ठाक है करके। तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी भी उन लोग चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको अपना एकदम सही सही जानकारी देना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर कुछ है तो आपको हर एक चीज़ बता देना है। तो हर एक चीज़ बताएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, तो छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों इस टाइप से मैंने आपको सब चीज़ बता दिया, दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र भी बता दिया मैंने, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है वो भी बता दिया। गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए दोस्तों ये फॉर्म 16 भर के ले जाना है, भर के ले जाना है मतलब कि फॉर्म 16 दिखाना है, पटवारी के पास ले जाना है। तो गवर्नमेंट जॉब वाले को फॉर्म 16 के आधार पे ही उनका बनता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ मैं बता दिया, आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ठीक, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, दस्तावेज अभिलेख, सब चीज़ बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज 17 तारीख है, कल क्या होगा, कल आप लोग का साला बंटन वाला लिस्ट आ जाएगा। तो कल आप लोग अपडेटेड रहेंगे। हो सकता है कोई भी टाइम में आ सकता है, सुबह 10 बजे, 11 बजे, या फिर हो सकता है शाम के टाइम में डालेंगे, कुछ भी कोई भी टाइम में डाल सकते हैं। तो कल आपका साला बंटन वाला लिस्ट आएगा, तो साइट को में नज़र बना के रखिए। और इसके बारे में जो PDF है, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूँगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इसको देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।